नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 133 डिस्कस करेंगे। 133 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्तूप का निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की अस्थियों के ऊपर किया जाता था। एकदम सही बात है। दूसरा है, गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी प्रमुख स्थानों पर स्तूपों का निर्माण हुआ। एकदम सही बात है। यानी कि जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख स्थान थे वहाँ पर जो है स्तूपों का निर्माण किया गया और उन स्तूपों में गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई वस्तुएं रखी गई। मुख्यतः उनकी अस्थियों को रखा गया और उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण किया गया। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी प्रमुख स्थानों पर चैत्यों का निर्माण हुआ है। ये गलत बात है। चैत्य होते थे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रार्थना स्थल। ओके। और जहाँ पर गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख स्थानों पर निर्माण हुआ है वो थे स्तूप। स्तूपों का निर्माण हुआ है गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख स्थानों पर। ओके। और चैत्य होते थे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रार्थना स्थल या पूजा स्थल। और एक और होता था बिहार। बिहार में बौद्ध भिक्षु जो है निवास किया करते थे। तो तीसरा गलत है और एक और दो सही है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ मौर्योत्तर काल के हैं? पहला है पतंजलि का महाभाष्य, ये मौर्योत्तर काल का है। दूसरा है पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये मौर्य काल से पहले की है, तो ये नहीं है, ये है। तीसरा है चरक संहिता भी मौर्योत्तर काल का है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भी मौर्योत्तर काल का है और वात्सायन का कामसूत्र भी मौर्योत्तर काल का है। ओके। तो 1, 3, 4, 5 ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो पतंजलि का महाभाष्य है ये पाणिनि की अष्टाध्यायी के ऊपर टीका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्यकालीन प्रशासन की तुलना में गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं? ए है, राजा की शक्ति एवं प्रभाव में कमी हुई। एकदम सही है। जो मौर्य काल में केंद्रीकृत राज्य था उसमें कमी आई और अब धीरे धीरे जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वह मजबूत होने लगी थी। 2 है, अधिकारियों की संख्या में वृद्धि। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अधिकारियों की संख्या में वृद्धि ना होकर सामंतों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। मौर्य काल में केंद्रीकृत व्यवस्था थी यानी कि केंद्र मजबूत था, इसलिए केंद्र के अधिकारी अधिक थे। यानी कि केंद्र की तरफ से प्रशासन को संभालने वाले व्यक्ति अधिक थे और ये व्यक्ति अधिकारी होते थे। लेकिन गुप्त काल में क्या था कि जो केंद्र का नियंत्रण था वह धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था और जो है क्षेत्रीय राज्य या फिर सामंत उभर कर आ रहे थे। तो सीधी सी बात है, सामंत उभरेंगे तो अधिकारियों की शक्तियाँ कम होगी क्योंकि जो केंद्र का काम है वह कम हो गया और जो क्षेत्र का काम है वह बढ़ गया। इसलिए अधिकारियों की संख्या कम हो गई और सामंतों की संख्या बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रांतीय अधिकारी द्वारा अधिक शक्ति का उपभोग। एकदम सही बात है कि अब प्रांतीय अधिकारी के द्वारा अधिक शक्ति का उपभोग किया जा रहा था। और चौथा है, मौर्य काल के विपरीत जिला स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति प्राय प्रांतपति के द्वारा की जाती थी। एकदम सही बात है कि मौर्य काल में जो अधिकारी है, जिला स्तर के अधिकारी है, उनकी नियुक्ति भी केंद्र के द्वारा की जाती थी। लेकिन जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि जिला स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति प्रांतपति के द्वारा की जाने लगी। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो केंद्रीकरण है वह कमजोर पड़ रहा था। ओके। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है और ये सही है। 1, 3, 4 सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान गुप्त काल से संबंधित थे? तो कालिदास गुप्त काल से संबंधित थे। ओके। उसके बाद
भास गुप्त काल से संबंधित थे और दंडी गुप्त काल से संबंधित थे, जबकि भारवी गुप्त काल से संबंधित नहीं थे। इसलिए इसमें आंसर होगा 1, 3, 4, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्तकालीन मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रॉन्ग ऑप्शन हमको चूज करना है। ए है, सामान्यतः मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था, एकदम सही बात है। बी है, गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना होता था, ये भी सही है। सी है, मंदिर का भीतरी भाग सादा होता था जबकि बाहरी भाग अलंकृत होता था, ये भी सही है। और इस काल के मंदिरों में शिखर निर्माण एक सामान्य विशेषता थी, ये गलत है। जो शिखर निर्माण है ये आगे चलकर जो है सामान्य विशेषता बनती है मंदिरों की, ये गुप्त काल के समय सामान्य विशेषता नहीं थी। लेकिन इसके अपवाद देखे जा सकते हैं, जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो जो है इस मंदिर में शिखर का निर्माण किया गया था, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ओके, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस शासक को हूण हरिण केसरी कहा गया है? हूण हरिण केसरी कहा गया है, तो ये कहा गया है प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर वर्धन को हूण हरिण केसरी कहा गया है और ये हर्षचरित्र में कहा गया है। हर्षचरित्र में प्रभाकर वर्धन को हूण हरिण केसरी कहा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन काल में कपर्दक कहा जाता था, तो प्राचीन काल में कपर्दक कोड़ियों को कहा जाता था और ये जानकारी हमको प्रतिहार अभिलेख से पता चलती है। प्रतिहार अभिलेख से पता चलती है कि प्राचीन काल में कोड़ियों को कपर्दक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में है, ये संस्कृत भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संध्याकर नंदीकृत रामचरित में निम्नलिखित में से किस वंश के विषय में वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है पाल वंश के रामपाल के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। रामपाल, पाल वंश के रामपाल के बारे में रामचरित में वर्णन मिलता है, जिसकी रचना की थी संध्याकर नंदी ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रकूट वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी अमोघ वर्ष के द्वारा, जो कि गलत बात है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी दंती दुर्ग के द्वारा, दंती दुर्ग के द्वारा। दूसरा है, इसकी राजधानी मान्यखेत थी, एकदम सही है। और तीसरा है, राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत रहे थे, ये भी सही है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला गलत है और बाकी 2 सही है। ओके साथियों, तो ये था एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 133। मिलते हैं आगे क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।